ओके, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन सॉल्वेशन एनर्जी एंड solubility of ionic solid, solubility of ionic solid। ओके, कहने का मतलब डेयर स्टूडेंट्स बात ही है कि जैसे कि अपन ने जस्ट इससे पहले हमने जो टॉपिक लिया था वो लिया था चालक ऊर्जा। ओके, एंड व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द लेटेस्ट एनर्जी एंड दोज आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टेड टू लेटेस्ट एनर्जी, है ना। तो उसी टाइप से एक होता है सॉल्वेशन एनर्जी और सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, या कह सकते हैं इसको विलायकन ऊर्जा, है ना, विलायकन ऊर्जा, विलायकन विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस। ओके, विलायकन ऊर्जा एवं आयनिक ठोस, ठीक है, ये हो गया। अब भाई अपन जानते कोई भी अगर सपोज दैट अपने कई बार देखा होगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है कई बार। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि जैसे कोई भी सॉल्वेंट होता है, जैसा कि वाटर है, वाटर के अलावा जैसे कुछ तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं। तो विलायकन यानी कि सॉल्यूशन जिसको कहते हैं अपन, कोई भी सॉलिड है अगर अपन किसी सॉल्वेंट में अगर उसको डालेंगे तो वह घुलेगा या नहीं घुलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो जो सॉल्वेंट लिया है अपन ने उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। यानी कि जैसे देखा गया है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है और इसमें लगभग सभी प्रकार के सॉलिड्स घुल जाते हैं। क्योंकि इसलिए घुलते हैं बिकॉज टू हाईली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, जनरली देखा गया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसी इसकी धारणा बताई जाती है, ठीक है। अब ये देखा गया है कि जो हाईली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर होते हैं। जैसे वाटर की अगर अपन बात करें तो वाटर में ऑक्सीजन होता है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ऋणाविष्ट होता है, जबकि हाइड्रोजन क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव आयन वाला होता है, कहने का मतलब, ठीक है। तो जब किसी आयनिक यौगिक के क्रिस्टल इनके संपर्क में आते हैं तो क्या होते हैं, जल के जो ऋणात्मक ध्रुवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जबकि यानी कहने का मतलब जैसे अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं सोडियम क्लोराइड, है ना। अगर सोडियम क्लोराइड को अपन ने क्या किया, डिप किया किसमें, वाटर में, है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है वाटर का आपने देखा होगा जैसा कि ये, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ओ इज देन ग्रेटर H प्लस, तो इसमें नेगेटिव चार्ज रहता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, ये नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो सोडियम साल्ट होता है वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाता है, क्योंकि सोडियम आयन ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है, क्लोराइड हाइड्रोजन आयन से अटैक्ट हो जाता है। ये एक दूसरे को या यूँ कह सकते हैं ये जो नेगेटिव पॉजिटिव आयन वाले सिरे होते हैं ये एक दूसरे को आपस में बहुत ही अच्छी तरह से घेर लेते हैं, ठीक है। तो अपन जानते हैं जल के अणु द्वारा किसी आयन के इस प्रकार घेर लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जलयोजन, यानी कि जलयोजन कहेंगे। यानी कि जो जलयोजन यानी कि अगर अपन जल में किसी जैसे सोडियम क्लोराइड को डाला तो सोडियम क्लोराइड आयन को वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही अच्छी तरीके से घेर लेते हैं। इस प्रकार की प्रोसेस क्या कहलाएगी, जलयोजन, है ना। और इसके उपरांत जो ऊर्जा निकलती है उसको जलयोजन ऊर्जा कहते हैं, कहने का मतलब, ठीक है।
और इसको यहाँ पे जैसे अपन मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये बना रखा है जैसे सोडियम आयन का, लाइक दिस, जैसे सोडियम आयन है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये H, H, ये H, H और E, है ना। तो इसको सोडियम आयन को इस तरह से ये ट्रैप कर लेते हैं, है ना। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सपोज दैट ऑक्सीजन है, फिर इससे इससे इस तरह से, इस तरह से ये चलता रहता है ना। यानी कि सोडियम आयन को इन्होंने क्या किया, अच्छे से ट्रैप कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो यानी कि जो ऊर्जा निकलती है, यानी कि किसी भी आयनिक सॉलिड्स को अगर अपन किसी सॉल्वेंट में डालते हैं और सॉल्वेंट या मॉलिक्यूल के द्वारा उसको इस प्रकार से ट्रैप कर लिया जाता है और वो उसमें आसानी से विलय हो जाता है, तो इस प्रकार इसको तो बोलते हैं जलयोजन या हाइड्रेशन। लेकिन किसी आयनिक सॉलिड को किसी विलायक में डालने के उपरांत उसके जल के अणुओं के द्वारा उसको इस तरह से एसोसिएट कर लिया जाता है और उसके उपरांत जो ऊर्जा निकलती वो क्या कहलाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी सॉल्वेंट है वो क्या करेगा, जो आपने आयनिक सॉलिड डाला है उसके साथ में एक स्टेबल बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। और उसके दौरान क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, यही क्या कहलाएगी, जलयोजन ऊर्जा या हाइड्रेशन एनर्जी कहलाएगी। कहने का मतलब इस प्रक्रिया में किसी भी डायपोल सॉल्वेंट के साथ हो सकती है और इस प्रक्रिया को एक हम सामान्य शब्द बोलते हैं सॉल्वेशन, तथा इससे निकलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। जलयोजन विलायकन का ही एक विशिष्ट अवस्था है जब हम जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। कहने का मतलब, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यानी कि किसी आयनिक क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा उस लवण की जालक ऊर्जा एवं उसके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है ना। अभी ध्यान रखना, जस्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी साल्ट का किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व होना किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि आयनिक क्रिस्टल की विलायकन ऊर्जा उस लवण की जालक ऊर्जा एवं उसके आयनों की विलायकन ऊर्जा पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना। अगर विलयशील यौगिकों के लिए विलायकन ऊर्जा का मान बहुधा ऋणात्मक होता है। सामान्यतः विलायकन की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होती है और विलयन बनने में उसका ताप बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये ध्यान रखा एक तो, ठीक है। तो कई बार जैसे अब विलायकन जो सॉल्यूशन एनर्जी होती है वो जालक ऊर्जा के द्वारा किस प्रकार प्रभावित होती है, क्योंकि अपन ने देखा है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होंगे, हार्ड होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बात अगर अपन करेंगे ना, तो अगर सपोज दैट जो आयनिक सॉलिड है बिहेव एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बिहेव एज ए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है तो वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, ये इम्पोर्टेंट बात है अपने लिए। कहने का मतलब है ना। अब अपन बात करेंगे आयनिक टोसो की विलेयता, यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड, है ना। डियर स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कई बार जैसे फैक्टर्स पूछे जाते हैं जालक ऊर्जा के और आयनिक सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। तो अब सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, है ना, ये ध्यान रखिएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ओके, यानी कि आयनिक टोसो की विलेयता, ठीक है। अब आयनिक सॉलिड्स होते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक क्या होंगे, ठोस क्रिस्टलें होते हैं जिनमें आयन सममित रूप से व्यवस्थित होकर आयनिक जालक या क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। चूंकि आयन विपरीतावस्था वाले होते हैं और अतः प्रबल
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बंधे रहते हैं और आयनिक यौगिकों को विलय करने के लिए इन बलों को तोड़ना जरूरी होता है। अगर ये बल जब दो विपरीत आवेशित आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा बने होते हैं और दोनों, क्योंकि ये जो इसमें आयनिक सॉलिड्स होता है तो इसमें एटम होते हैं, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो ये बहुत ही हार्ड बॉन्ड के द्वारा बने हुए रहते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। उसका मान जालक ऊर्जा के मान से अधिक होना चाहिए जिससे कि क्रिस्टल जालक से आयन पृथक हो जाए। अगर सपोज दैट आपने जो आयनिक सॉलिड है अगर आप उसको तोड़ना चाह रहे हैं, अगर आपके द्वारा दी गई ऊर्जा कम है तो वो जालक ऊर्जा ज़्यादा हो जाएगी और वो नहीं टूट पाएंगी। कहने का मतलब ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ऊर्जा, अगर जो ऊर्जा आपने दी अगर वो आयनिक सॉलिड से कम है तो आयन पृथक नहीं होंगे। अगर, कहने का मतलब जो आप ऊर्जा दे रहे हो ना वो जालक ऊर्जा से अधिक होनी चाहिए तभी आयन पृथक हो पाएंगे, और ये ऊर्जा विलयन क्रिया से अर्थात विलायकन ऊर्जा से प्राप्त होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अपन यहाँ पे देखो एक आपके सामने एक यह है जैसा कि जालक ऊर्जा, जालक ऊर्जा इज ग्रेटर देन जल योजन ऊर्जा, है ना। यानी कि जालक ऊर्जा का मान जलयोजन, अगर जालक ऊर्जा का मान जलयोजन ऊर्जा से अधिक है तो वह अविलय फॉर्म में रहेगा, अविलय होगा, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है। अगर जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से ज्यादा जैसे अधिक है अगर जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा से अधिक है तो वह सोल्यूबल होगा, जल में विलय होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है ना। इसके अतिरिक्त दूसरा कारक जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोसों की विलयकता को नियंत्रित करता है वह है एंट्रोपी चेंज, यानी कि एंट्रोपी परिवर्तन, जिसके कारण कई ऐसे यौगिक भी अत्यंत विलयशील होते हैं जिनकी विलायकन ऊर्जा का मान धनात्मक होता है और जिनकी विलायकन की प्रक्रिया एंडोथर्मिक होती है। जैसा कि हम जानते हैं क्रिस्टल में आयन बिल्कुल व्यवस्थित रूप से रहते हैं, ओके, और विलायकन में व्यवस्था बिगड़ जाती है और उसकी एंट्रोपी बहुत अधिक बढ़ जाती है, लेकिन आयन विलायक अणुओं में अपने आप को जलयोजित द्वारा व्यवस्थित कर लेते हैं जिससे उनकी एंट्रोपी घट जाती है ना। किसी विलयन के बनने में विलायकन ऊर्जा और एंट्रोपी परिवर्तन के प्रभाव को एक थर्मोडायनामिक रिएक्शंस के द्वारा भी अपन इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना। और ये थर्मोडायनामिक जो सिस्टम होता है वो है डेल जी इक्वल डेल एच माइनस टी डेल एस, कहने का मतलब, ठीक है, ये रिलेशन पाया जाता है, कहने का मतलब। डेल एच तो यहाँ पे है विलायकन ऊर्जा, विलायकन ऊर्जा, ठीक है, और यह विलयन की उष्मा है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डेल जी बराबर एल माइनस टी डेल एस, ठीक है। चूँकि यहाँ जो समीकरण इसमें डेल जी का मान ऋणात्मक हो तो अगर डेल जी का मान क्या नेगेटिव होगा तो ऑटो प्रोसेज होगा और विलयन बन जाएगा, है ना। डेल जी का ऋणात्मक मान के लिए अपन दो प्रकार की कंडीशन होती है, उसमें पहली है एक तो एल का मान ऋणात्मक हो तो विलायकन का प्रक्रम उस से पी होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। और दूसरा एल का मान पॉजिटिव हो, है ना, तो क्या होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो डेल एस होगा, डेल एस का मान उच्च होना चाहिए,
उच्च हो, क्योंकि एंट्रोपी जो सिस्टम की जो अव्यवस्था का माप होती है, तो विलयन बनने की प्रक्रिया में तंत्र की व्यवस्था में जितनी वृद्धि होगी उतनी सुविधा से विलयन बन जाएगा। कहने का मतलब अ, अपन जो सिस्टम होता है अगर उसमें क्या है एंट्रोपी परिवर्तन हो रहा है और हाईली एंट्रोपी परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब जो जो विलयन होंगे, विलयन में जो सॉलिड होंगे उसके जो पार्टिकल होंगे वो दूर दूर बिखर जाएंगे। एक सिंपल सा तरीका है, अगर एंट्रोपी डिसऑर्डर होती है इसका मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे। तो पार्टिकल अलग अलग हो जाएंगे तो इस केस में भी विलयन या उनके घुलने की संभावना ज़्यादा होगी। खाने का मतलब ये ध्यान रखेगा, है ना, ध्यान रखना है अपन को। तो ये तो हो गई बात, है ना, यानी कि विलायकन ऊर्जा कई बार पूछा जाता है कि लेटिसी एनर्जी के अलावा दोनों में क्या संबंध होता है, खाने का मतलब, है ना, इंटर रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है। यानी कि लेटिसी एनर्जी लेटिसी लेटिसी इन लेटिसी एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी, है ना। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन ऑफ द लेटिस एनर्जी एंड फैक्टर्स विच आर अफेक्ट टू लेटिस एनर्जी एंड व्हाट इज द सॉल्वेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एनर्जी, ये भी पूछा जाता है। और दोनों में क्या संबंध होता है और इन पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलते हैं तो क्या संबंध होते हैं, और इसके कुछ एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। अपन ने जो सॉल्वेशन एनर्जी का जो संबंध देखा है उसमें भी देखा है कि जो सॉल्वेशन एनर्जी होती है और उस सॉल्वेशन एनर्जी किस प्रकार एंट्रोपी से परिवर्तन होती है ना। थैंक यू वेरी मच।